वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी का। प्लांट टैक्सोनॉमी में हमने कल प्लांट्स एड्स के बारे में बात की थी। उसमें हमने हर्बेरियम देखा था, बॉटनिकल गार्डन देखे थे, जूलॉजिकल पार्क्स देखे थे। आज हम कुछ और बॉटनिकल गार्डन्स देखते हैं। आज हम देखते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स अगर बॉटनिकल गार्डन्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो बॉटनिकल गार्डन हमने कल देखा था वो क्या था? वो था रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ था? क्यों इंग्लैंड में था। क्यों इंग्लैंड में? ठीक है। एक देखा था मॉस्को, मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को में। मॉस्को में मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। शिवपुर कोलकाता। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन ऊटी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ था? श्रीनगर में। श्रीनगर में था। श्रीनगर में था। ठीक है। और कौन सा ऊपर लिख देता हूं मैं। जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर में था। इसके बाद था लोहित बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग। ठीक है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, लोयर बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में। मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन और इंडियन बॉटनिकल गार्डन दोनों अलग अलग है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में। इसका पूरा नाम है आचार्य तुलसीदास इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। और गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन ऊटी में। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर में और लोयर बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में। अब आगे चलते हैं। अब हम एक हर्बेरियम देखते हैं। क्या देखते हैं? हर्बेरियम देखते हैं। द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा
कोलकाता। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा कोलकाता। यह आया था आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए और सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफिकेशन होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफिकेशन होता है। जो अल्फाबेट्स हैं उस अनुसार क्लासिफिकेशन होता है। जैसे ए बी सी, ठीक है। जितने भी प्लांट ग्रुप का नाम ए से है वो ए में आ जाएंगे, जितने बी में है बी में आ जाएंगे, जितने सी में है सी में आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे केवल नाम देखा जाता है। क्या देखा जाता है? नाम देखा जाता है, नेम देखा जाता है, केवल नेम देखा जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे जाते। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे जाते, केवल नाम देख लिया और नाम के अनुसार उसका डिवाइडेशन कर दिया। 26 लेटर है तो 26 क्लासेस में या 26 क्लासेस में उसका डिवाइडेशन हो जाएगा। कितनी क्लासेस में डिवाइडेशन होगा? 26 क्लासेस में, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में किया जाता है, सिर्फ नाम को देखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे जाते। उसके 26 अल्फाबेट्स से 26 क्लासेस बनाकर उसका क्या कर दिया जाता है? क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। ये कोई रियल क्लासिफिकेशन नहीं है, नॉट रियल क्लासिफिकेशन, कोई रियल क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई रियल क्लासिफिकेशन नहीं है। ये केवल एक क्लासिफाई करने का तरीका, और ये ओल्ड मेथड था। कैसा मेथड था? ओल्ड मेथड था। तो ये था इंपेरिकल क्लासिफिकेशन। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा? रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन एक ट्रू क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। जिसमें प्लांट्स के क्या देखे जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। जैसे इसमें पहला आता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि प्लांट के यूजेस देखे जाएंगे, उस बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। प्लांट के यूजेस देखे जाएंगे, प्लांट का इस्तेमाल करने का तरीका देखा जाएगा। जबकि हमने इंपेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखा था कि वहां पे जो क्लासिफिकेशन था वो ट्रू नहीं था, रियल क्लासिफिकेशन नहीं था। यहाँ पे रियल क्लासिफिकेशन है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे? प्लांट के यूजेस देखेंगे। जैसे फाइबर यील्डिंग प्लांट्स,
ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जहां से हमें फाइबर मिलता है? ठीक है, जैसे हेम्प हो गया, हेम्प हो गया, और जूट हो गया, कॉटन होगी। ठीक है, या हम देख ले ऑयल, जहां से हमें ऑयल मिलता है, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। ठीक है, यहां मेडिसिनल यूज देखें, जहां से हमें मेडिसिन मिलती है, तुलसी, नीम, वोल्फिया, एलोवेरा, ये सब आ गए। ठीक है, ये कैसा क्लासिफिकेशन था? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था, कि जो हमें यूजेस मिल रहा है, प्लांट के यूजेस जो हमें मिल रहे हैं उस अनुसार क्लासिफिकेशन था। फाइबर वाले फाइबर में, ऑयल वाले ऑयल में, मेडिसिन वाले मेडिसिन में। इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कुछ ऐसे प्लांट थे जो 2 से ज्यादा कैटेगरीज में आ रहे थे, जैसे टर्मरिक। टर्मरिक मेडिसिनल यूज भी है, टर्मरिक मेडिसिन भी है, और टर्मरिक और क्या है? टर्मरिक स्पाइसेस भी है। मसालों में भी हल्दी का यूज होता है और दवाइयों में भी हल्दी का यूज होता है। फाइबर में हेम्प आ गया, जूट आ गया, कॉटन आ गया, ऑयल में सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट आ गया, मेडिसिन में तुलसी आ गई, नीम आ गई, या वोल्फिया आ गया। तो ये था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा बी पार्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि एक और या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एक या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के को लेकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे 1 या 2 ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए जाते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने किया था। किसने किया था? अरिस्टो ने किया था, अरिस्टोटल ने किया था। अरिस्टोटल ने हैबिटेट को मानकर इसका क्लासिफिकेशन किया था। उसने एक हब माना, एक शव माना, और एक ट्री माना, एक ट्री माना। हब में उसने क्या कहा कि ये स्मूथ स्टेम, नॉन वुडी होता है। शव को इसने क्या माना कि ऐसा होता है, ये इससे थोड़ा सा टॉलर होता है। क्या होता है? टॉलर होता है, और बेस से ब्रांच्ड होता है। बेस से क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। जबकि ट्री को ब्रांच और वुडी बताया। इसने केवल हैबिटेट के बेस पे इसने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। तो 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो कैसा क्लासिफिकेशन है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। इसी अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। जूलॉजी बोलते हैं।
फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही थियोफ्रास्टस ने किया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने किया था? थियोफ्रास्टस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रास्टस ने किया था। इसने क्या किया? वही हैबिटेट के आधार पर हर्ब, शब्द, अंडरशब्द, और ट्री के आधार पर बांटा था। ठीक है, थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। इसकी एक बुक थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में इसने इसको बेसिकली डिवाइड किया था। और जो टर्म्स हम पढ़ते हैं, एनुअल प्लांट्स, बाइएनुअल, पेरेनियल, ये टर्म्स भी सीखी थी। जो हम पढ़ते हैं ना, वार्षिक पौधे, द्विवार्षिक पौधे और बहुवर्षीय पौधे, के टर्म्स भी किसकी थी? थियोफ्रास्टस की थी। एनुअल, बाइएनुअल और पेरेनियल टर्म भी किसकी थी? थियोफ्रास्टस की थी। आगे हम पढ़ते हैं कैरोलस कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? कैरोलस लिनियस की क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन की। कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया वो भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। कैसा था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसने बेसिकली क्या किया? स्टेमन एंड कार्पल को आधार मानकर दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए। तो कैसा था? आर्टिफिशियल था। स्टीमन और कार्पल्स को आधार माना। तो किसको आधार माना? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को आधार माना। कैसा क्लासिफिकेशन था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। 24 क्लासेस में डिवाइड किया। 24 क्लासेस में डिवाइड किया। ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस बुक में था? तो जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम बुक में क्लासिफिकेशन था। इसने कितनी क्लासेस मानी? 24। कौन कौन सी? मोनेंड्रिया, डायेंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पोलिएंड्रिया, नॉन एंड्रिया, मोनेशिया, डायोशिया। ठीक है,
मोनेंड्रिया जिसमें स्टीमन एक हो, डायएंड्रिया जिसमें स्टीमन दो हो, ट्राइएंड्रिया जिसमें स्टीमन की संख्या 3 हो, टेट्राएंड्रिया जिसमें स्टीमन की संख्या 4 हो, पॉलीएंड्रिया जिसमें बहुत सारे स्टीमन हो, नॉन एंड्रिया जिसमें स्टीमन ही ना हो, स्टेमन ना हो। मोनेशिया एक ही फ्लावर में मेल फ्लावर, एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों, ठीक है। डायोशिया या तो मेल हो या क्या हो, फीमेल हो। इस तरह इसने 24 क्लासेस में डिवाइड किया। क्योंकि ये केवल 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर था, कैसा था, आर्टिफिशियल था। तो ये बेसिकली कौन से हो गए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो गए। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल क्लासिफिकेशन की। देखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या था कि एक या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर क्लासिफिकेशन किया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को, चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। इन दोनों सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को चाहे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब बीच में आ गए इसके, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस मानकर सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस मानकर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो कैसा क्लासिफिकेशन होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। कैसा क्लासिफिकेशन होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ये भी बेसिकली 2 प्रकार का है, एक तो है नेचुरल फॉर्मल, एक है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा जाता, फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा जाता, यहां फाइलोजेनी का ध्यान रखा जाता है। अब फाइलोजेनी क्या है सर, फाइलोजेनी है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा जाता, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसका ध्यान नहीं रखा जाता, यहां पे रखा जाता है। यानी रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा जाता, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का ध्यान नहीं रखा जाता। हम मानते हैं ना कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का उद्भव हुआ है, उस स्पीशीज से तीसरी स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है, उसका ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जाता, ठीक है। जबकि फाइलोजेनिक नेचुरल फाइलोजेनेटिक में रखा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहां पे ध्यान नहीं रखा जाता। जबकि नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगर इसी एग्जांपल की बात करें, अगर नेचुरल फॉर्मल के एग्जांपल की बात करें तो यहां पे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन आएगा। और यहां पे कौन कौन से आएंगे, एक तो आइटलर का क्लासिफिकेशन, आइटलर का क्लासिफिकेशन आएगा, और अगर हम बात की जाए तो ओस्वाल्ड टिपू का आएगा, ठीक है।
एंगुलर एंड पेंटल का है, पेंटल का आएगा, ठीक है। तो नेचुरल फॉर्म में कौन कौन से आएंगे, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन आएगा। नेचुरल फाइलोजेनेटिक में कौन कौन सा आएगा, आइकलर का, ओस्वाल्ड-टिक्पो का, एंगलर और पेंटर का क्लासिफिकेशन आएगा। अगर मैं नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करूं, इसे क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले एल्गी है, एल्गी से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से डाइकोट एंजियोस्पर्म, और डाइकोट एंजियोस्पर्म से मोनोकोट एंजियोस्पर्म। इस तरह से हुआ है। सबसे पहले एल्गी, एल्गी से क्या बना, ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा से क्या बना, टेरिडोफाइटा बना, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से डाइकोट, और सबसे एडवांस क्या है, मोनोकोट एंजियोस्पर्म से। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम जानते हैं कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है, ये है फाइलोजेनी। हम जो बात कर रहे थे ना, फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा जाता, वो ये फाइलोजेनी है। यहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है, या एक ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके रिलेशनशिप का ध्यान नहीं रखा जाता। तो यदि ये क्रम फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब फाइलोजेनी फॉलो हो रही है। अगर ये क्रम फॉलो नहीं हो पा रहा तो फाइलोजेनी फॉलो नहीं हो पा रही। हमने देखा ना नेचुरल नेचुरल क्लासिफिकेशन के दो हिस्से किए थे, एक नेचुरल फॉर्मल था, एक नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी फॉलो हो रही थी, वहां पे एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नो, फिर डाइकोट, फिर मोनोकोट प्लांट्स आ रहे थे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करें बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन की। बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन ये बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। बेंथम और हुकर रॉयल बॉटनिकल गार्डन के क्यूरेटर थे। जो बॉटनिकल गार्डन में काम करता है उन्हें क्यूरेटर कहते हैं। जो बॉटनिकल गार्डन में काम करता है उन्हें क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं। तो ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन के क्यूरेटर थे, ठीक है। इन्होंने बेसिकली स्पर्मेटोफाइटा का क्लासिफिकेशन, स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन आता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन्होंने बेसिकली 202 स्पीशीज का क्लासिफिकेशन किया, 202 फैमिलीज का, 202 फैमिलीज का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। इनकी बुक कौन सी थी, जेनेरा प्लांटिया।
जेनेरा प्लांटेरम वो कैरोलस लिनियस की भी है, इसकी भी है, ठीक है। जेनेरा प्लांटेरम से दो बुक्स आती हैं, एक किसकी, कैरोलस लिनियस की, एक बेंथम एंड हुकर की, ठीक है। तो जेनेरा प्लांटेरम बुक में इसने बेसिकली क्लासिफिकेशन किया। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए इसने सबसे पहले स्पर्मेटोफाइटा लिया, इसको तीन हिस्सों में बांटा। पहली इसने जो क्लास बनाई वो बनाई डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडन। ठीक, डाइकोटिलिडनी को इसने तीन हिस्सों में बांटा, ठीक है। पहला इसने हिस्सा जो सब क्लास बनाई वो बनाई पोलिप्टेली, पोलिप्टेली। दूसरी बनाई गैमोपिटेली, गैमोपिटेली, पोलिपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइड। मोनोक्लेमाइड, ठीक। पोलिपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइड। जिम्नोस्पर्म में बेसिकली इसमें तीन ही क्लासेस बनाई, कोनिफेरेसी, निटेसी, कॉनिफेरेसी, निटेसी और साइकेडेसी, साइकेडेसी, कॉनिफेरेसी, निटेसी और साइकेडेसी। मोनोक्लेमाइडी में इसने बहुत सारी क्लासेस बनाई, जैसे मैं दो तीन क्लास लिख देता हूं। एक इसने बनाई साइकेडेस, कॉनिफेरेस, कोनिफेरे क्लास बनाई। एक ग्लूमेसी क्लास बनाई, ग्लूमेसी क्लास बनाई। बेसिकली इसने यहां पर 165 फैमिलीज को रखा, 3 फैमिलीज को रखा, 34 फैमिली को रखा, ठीक। 3 फिर 3 4 फिर 4 आने के बाद 5 6 और 1 आ गया, तो 165 3 और 34, ये आ गई 202 क्लासेस, 202 फैमिलीज को इसने बेंथम और हुकर ने रखा। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं। इसकी मेरिट्स देखते हैं। पहला सिंपल और इजी क्लासिफिकेशन था, कैसा था, सिंपल क्लासिफिकेशन था, इजी क्लासिफिकेशन था, आइडेंटिफिकेशन पर्पज से बिल्कुल सही का क्लासिफिकेशन था, आइडेंटिफिकेशन पर्पस का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। और इसमें जो फैमिलीज थी या जो जेनेरा था या जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये एक्यूरेट थे एकदम। फैमिलीज और जेनेरा एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। यहां तक कि जो हर्बेरियम शीट है वो भी किसके अनुसार, इसी के अनुसार रखी जाती है, इसी क्लासिफिकेशन के अनुसार हर्बेरियम शीट। हमने वहां पे भी ये बात पढ़ी
थी। देखिए इसने डाइकोटिलिडीनी को पॉलीप्टेली, गैमेटोप्टेली, मोनोक्लेमाइडी में किया। जिम्नोस्पर्म को कोनिफेरेसी, निटेसी, साइकेडेसी में, और मोनोकोटिलिडीनी को वैसे 34 थे लेकिन इसने दो ही बताए कोनिफेरी और लुमेसी में डिवाइड किया। पॉलीप्टेली की बात करें, पॉलीप्टेली में क्या होता है, ये जो पेटल्स है वो कैसे होते हैं, वो फ्री होते हैं। यहां पे पेटल्स कैसे होते हैं, जॉइंटेड, और यहां पे पेटल्स पाए नहीं जाते। मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स पाए नहीं जाते। तो ये बेसिकली पेटल्स पे था। स्पर्म, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में 3 बेसिकली पाई, कोनिफेरेसी, निटेसी और साइकेडेसी। मोनोकोटिलिडीन में कोनिफेरी और लुमेसी जैसे 34 और सब क्लासेस थी, 34 और फैमिलीज थी। ठीक, अब आप बात करें डीमेरिट्स की। इसकी बात करें, डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट्स की बात करें। इसमें डीमेरिट्स क्या थी? सबसे पहले तो फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा। फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा, जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया। जिम्नोस्पर्म तो पहले आएगा ना, जिम्नोस्पर्म फिर डाइकोट फिर मोनोकोट, तो जिम्नोस्पर्म यानी फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।